जंग के बीच हुआ बड़ा हादसा, पसरा सन्नाटा। तेल अवीव की बढ़ी सुरक्षा, युद्ध को लेकर हाई अलर्ट। तेहरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी पर मंडरा रहा खतरा। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच घमासान जंग जारी है। गाजा को बर्बाद करके इजरायली सेनाएं राफा में कूच कर चुकी हैं। दुनिया भर में इस जंग पर निगाहें टिकी हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका और तमाम मुस्लिम देश किसी तरह से युद्ध विराम करवाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे से पहले जंग किसी भी हालात में नहीं बंद होगी। दोस्तों, इस जंग में भी भले ही सामने से इजराइल और हमास लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असल मायने में जंग ईरान और इजराइल के बीच हो रही है। ईरान एक कट्टरपंथी देश है और वो इजराइल का विरोध करता है और यहूदी देश को मिटाने के लिए हर जरूरी कोशिश करता रहता है। ईरान का आरोप है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है और वो तमाम आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार देकर इजराइल के खिलाफ हमले को उकसाता रहता है। लंबे वक्त से इजराइल ईरान को खुले युद्ध में लाना चाहता है और इसके लिए उसने ईरान के तमाम ठिकानों पर हमला भी किया है, लेकिन ईरान सीधा युद्ध करने से घबराता है। सवाल उठता है कि आखिर ईरान इजराइल के खिलाफ सीधा युद्ध करने से क्यों घबराता है? अपने आतंकी संगठनों के द्वारा क्यों इजराइल को जंग में धकेलने की साजिश करता है? तो दोस्तों, ईरान इजराइल से सीधी जंग की हालात में नहीं है। वो जानता है कि सीधी जंग में इजराइल उसे बर्बाद कर देगा। अगर वो इजराइल पर हमला कर देता है तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा और फिर यूएन में भी कोई उसके पक्ष में मानवाधिकार का ढोल नहीं पीट पाएगा। वहीं अमेरिका को इस बीच मौका मिल जाएगा और वो खुमैनी के चीथड़े उड़ाने में देर नहीं करेगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों खत्म करना चाहता है? इसके पीछे क्या है वजह? तो दोस्तों, खुमैनी वो शख्स है जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के तेल का फायदा नहीं मिल रहा है और अमेरिका के समर्थन वाले नेता को हटाकर खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना है। यही वजह है कि अमेरिका उसे खत्म करने का मौका तलाश रहा है। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच तकरार बढ़ सकती है। सवाल उठता है कि किस खबर ने मचाया है बवाल? ईरान क्यों इजराइल पर कर रहा है शक? इस घटना पर क्या कहा इजरायली रब्बियों ने? ईरान ने किस बात की दी है धमकी? पीएम मोदी ने क्या दिया संदेश? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भयंकर हंगामा, मोसाद पर जा रही शक की सुई, दोनों पक्षों में गरमाया माहौल। भड़क सकती है बहुत बड़ी जंग, इजराइल ने पूरी कर ली तैयारी। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने मौत की पुष्टि करते हुए दोनों को शहीद बताया है। दोस्तों, इस मामले में शक की सुई इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर जा रही है, क्योंकि मोसाद दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों का खात्मा ऐसे स्टाइल में करता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के रूप में मोसाद के मिशंस को लेकर इजराइल के दुश्मनों में दहशत कायम है। सवाल उठता है कि मोसाद के किन मिशन का खौफ पूरी दुनिया में कायम है? पूरी दुनिया इसकी ताकत का लोहा क्यों मानती है? तो दोस्तों, मोसाद ने इजराइल की धरती के बाहर इतने खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है कि इसका नाम सुनकर इजराइल के दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से कत्ल को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत ही नहीं बचता। इसके अलावा इन ऑपरेशन की सफाई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मोसाद के एजेंट्स का किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाना कभी सुर्खियों में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। वहीं 1976 में अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। ये ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। इसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया था। जबकि 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला फिलिस्तीनी आतंकियों से लिया। ये ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया। इस ऑपरेशन को रैथ ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1960 में मोसाद ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया
कि दुनिया सन्न रह गई थी। उस दौर में सोवियत संघ रूस का मिग-29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया था जिसे फांसी दे दी गई थी। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजराइल ले आई। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। दोस्तों, यही वजह है कि इस हादसे के लिए मोसाद पर शक किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। दोस्तों, लेकिन इस शक के बेस पर ही दोनों देशों के बीच भयानक जंग हो सकती है। लेकिन इस जंग से इजराइल को ईरान को तबाह करने का सीधा मौका मिल जाएगा और अमेरिका भी इजराइल के पीछे से अपना मकसद पूरा कर लेगा। और अब देखना यह है कि आखिर ईरान क्या कदम उठाता है। इजराइल ने ईरान को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए उसे ईश्वर का न्याय बताया है। इजराइल के अनेकों रब्बियों ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे को ईश्वर का हस्तक्षेप बताया है। रब्बी मीर अबुद-बुल ने एक फेसबुक पोस्ट में रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया और इजराइल व यहूदी लोगों के प्रति उनके विरोध के लिए उनकी निंदा की। अबुद-बुल ने रईसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। दोस्तों, हालांकि ये टिप्पणी इजराइल की आधिकारिक टिप्पणी नहीं है जिसके आधार पर कोई सीधा एक्शन लिया जा सके, लेकिन ईरान इजराइल के खिलाफ सुलगा जा रहा है और हर हालत में इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात की धमकी भी दी गई है कि अगर इसमें इजराइल का हाथ हुआ तो दुनिया का नक्शा बदल दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान के साथ भारत के भी अच्छे संबंध है और रईसी के प्रयासों से दोनों देश के बीच मजबूत रिश्ते बने थे। इसीलिए पीएम मोदी ने रईसी की मौत पर अपना संदेश तेहरान को दिया है। सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने क्या संदेश तेहरान को भेजा है। भारत ईरान के संबंधों में रईसी का कितना रोल था, किन मामलों में पाकिस्तान को दिया था झटका, अब क्या होंगे तेहरान के राजनीतिक हालात। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में किया था आमंत्रित, पाकिस्तान के कश्मीर राग को नहीं दिया महत्व, चाबहार में भारत के पक्ष में दिया मजबूत समर्थन। दोस्तों, इब्राहिम रईसी जब राष्ट्रपति चुनाव जीते थे तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। 2021 में ईरान के उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी को हटाकर सत्ता में आने के बाद इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने ईरान और भारत के बीच के संबंधों को बढ़ाने के लिए काफी काम किया, जिसमें चाबहार बंदरगाह सबसे प्रमुख है। रईसी की वजह से ही ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत महत्वपूर्ण निवेश करने में कामयाब हो पाया और इस सौदे की वजह से भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता मिल गया। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए गए ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चाबहार पोर्ट आज भी पाकिस्तान की आंखों में कांटों की तरह चुभता है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को ही ध्वस्त करके रख दिया है। ये पोर्ट मध्य एशिया में जाने का भारत का रास्ता माना जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जनवरी में चाबहार पोर्ट डील और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईरान का दौरा किया था। इसके अलावा जब पिछले दिनों इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया, जिससे पता चलता है कि ईरान ने अपनी विदेश नीति से कश्मीर को बाहर कर दिया है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर भी इब्राहिम रईसी ने भारत का साथ दिया था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि भारत दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वहीं अगर ईरान के राजनीतिक हालातों की बात करें तो इसमें केवल चेहरा बदलेगा, लेकिन नीतियों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमैनी है और देश की नीतियां सर्वोच्च नेता ही तय करते हैं। तो दोस्तों, रईसी की मौत के बाद इजराइल और ईरान के बीच किस तरह के हालात बन सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।